हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 14, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों के संयोजन के संबंध में क्वेश्चन आंसर। अर्थात हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, प्रतिरोधों का संयोजन। तो उसके अनुसार क्या है, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हमारे इस टॉपिक में आज आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन है, सोचिए त्योहारों में सजावट के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित एलईडी बल्बों की लड़ी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि त्योहारों को सजावट के लिए जो एलईडी लाइट होता है उसी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है सजावट के लिए। यदि एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि एक लड़ी इसका खराब हो जाए या फिर एक लाइट जो है वो खराब हो जाता है तो पूरा लाइट क्या हो जाता है, वह खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? यदि हमारे घरों के उपकरण भी श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते तो क्या होता? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझते हैं। तो त्योहारों में सजावट के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित एलईडी बल्बों की लड़ी का उपयोग किया जाता है। तो एलईडी मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एलईडी। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हो कि एलईडी बल्ब जिसका नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो यदि एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है। तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। तो इसके बारे में हम लोगों ने एक जाना था, इसका एक प्रमुख हानि होता है। वो कौन सा होता है कि जब परिपथ का कोई भी अवयव या फिर कोई एक उपकरण क्या करता है, कार्य करना बंद कर देता है, तो उस परिपथ में उपस्थित जितना भी जो उपकरण होता है वह कार्य कर नहीं पाता था, कार्य करना बंद कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाता है। ओके, यदि हमारे घरों के उपकरण भी श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाए तो क्या होता? मान ले जाए कि हमारे घरों में क्या होता है, जो उपकरण है उसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो क्या होगा। तो यदि हमारे घर में क्या होता है, जो उपस्थित जो उपकरण है उसको भी श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए, तो यदि एक बल्ब या फिर एक उपकरण के क्या होने से, अर्थात खराब होने से, जो जितने भी उपकरण थे वह खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारे घरों के उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं किए जाते। ओके, तो किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारे घरों की जो जितना भी उपकरण होता है उसको श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं किया जाता है, उसको समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इस हमारे आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रतिरोधों के संयोजन के संबंध में क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो और उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी और क्यों? ओके, तो चलिए हमको क्वेश्चन दिया गया है कि समान पदार्थ की दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो। तो चलिए सबसे पहले क्या है, समान पदार्थ की दो तारों को बनाते हैं, एक पतला और एक मोटा। तो मान लीजिए ये क्या है, एक पतला तार है, इसका जो लेंथ अर्थात जो लंबा है वह समान है। ओके, अब ये क्या है, मोटा तार है। उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो और इन्हें क्या है, समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया है। इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी और क्यों? के तो हमको इसमें कारण देना है कि इन दोनों जो क्या है, इस उपकरण या फिर इन दोनों जो तार है इसमें किसमें सबसे ज़्यादा या विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, और उसका कारण भी हमको बताना है। चूंकि हम लोग को पता है कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है। R किसके समानुपाती होता है, वह L के समानुपाती होता है। अर्थात लेंथ अर्थात लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। चूंकि हमको पता है कि R प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, तो वो होता है कैपिटल ए। जो कैपिटल ए किसको प्रदर्शित करता है, वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। अर्थात इसको जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वह सिरे को क्या करता है, वह डिनोट करता है या फिर आप प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि कम होगा तो इसका प्रतिरोध का मान अधिक होगा। यदि
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो इस स्थिति में जो प्रतिरोध का मान होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दोनों से क्या होता है, वह एंटी प्रोपोर्शनल, अर्थात इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो ये एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो और उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, तो वो है मोटे तार में। क्यों, क्योंकि इसका रीजन तो चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमको पता है कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। इस वजह से इसमें जो विद्युत धारा वह आसानी से प्रवाहित होता है। तो चलिए इसको ओम के नियम के अनुसार हम लोग और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है और ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, क्या होता है ओम के नियम के अनुसार, तो होता है V प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V इक्वल क्या होता है, I R, यहाँ पर R क्या है, एक कंस्टेंट अर्थात नियतांक है। ओके, तो बाकी को मैं नीचे बता रहा हूँ, तो चलिए इसको नीचे में समझते हैं। ओके, तो V इक्वल क्या होता है, IR। तो हमको I का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे कि I का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो क्या है, R क्या है, गुणा में उधर जाएगा तो क्या होगा, बटी में हो जाएगा। तो ये होगा I इक्वल V डिवाइडेड बाय R। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं कि यदि प्रतिरोध का मान होगा प्रतिरोध का मान यदि अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा, यदि धारा का मान अधिक होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे की क्या होता है, वह व्युत्क्रमानुपाती है। जिस प्रकार से R क्या होता है, वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक इसी प्रकार होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं। समान पदार्थ की दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो और उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। तो इसमें से क्या है, जो मोटे तार है उसमें से धारा आसानी से प्रवाहित होगी। क्यों, इसका कारण क्यों है, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, जिसके कारण इसके जो R है अर्थात जो प्रतिरोध है उसका मान कम होगा। यदि प्रतिरोध का मान कम होगा तो इसमें से जो धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। इस वजह से क्या है, इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। दूसरा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधकों A और B के प्रतिरोधों का अनुपात 1:4 है। परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इन दोनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इन दोनों प्रतिरोधकों से बहने वाली धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो क्या है कि सबसे पहले दिया गया है कि दो प्रतिरोधक है A और B जिनका अनुपात है 1:4। तो और परिपथ में जो बहने वाली धारा कितना है, 10 एम्पीयर। तो इन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ जाए, अर्थात इनको समांतर क्रम में जोड़कर इन प्रतिरोधों से बहने वाली धारा का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने पेपर में लिख लिया है क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लंबा होगा। इस वजह से क्या है, आपकी समझने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, इस वजह से मैं क्या इसको पेपर में समझा रहा हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को और एक बार समझते हैं। प्रश्न नंबर कितना है, दूसरा है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधकों A और B के प्रतिरोधों का अनुपात 1:4 है। परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इन दोनों प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इन दोनों प्रतिरोधकों से बहने वाली धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है कि इन जो प्रतिरोध है A और B को क्या है, सबसे पहले समानांतर क्रम में जोड़कर इसके जो दोनों प्रतिरोधों को क्या है, बहने वाली धारा का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो हमको दिया गया क्या है, A सत्तर बीट अर्थात 1:B कितना है, 1:4, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो माना कि प्रत्येक प्रतिरोधों का मान x है। ओके, तो चलिए हम लोग मानते हैं कि जो प्रत्येक प्रतिरोध 1 एवं प्रतिरोध B, इन दोनों का जो मान है वह x है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कुल प्रतिरोध A+B = 1x + 4x। ये कैसा आया, जो कि 1x क्या है, इसका पहला का मान है और 4x किसका, B का मान है। इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, अर्थात कुल अर्थात हम लोग जोड़ रहे हैं। तो A+B = क्या होगा, 1x + 4x। तो A+B = होगा 5x। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। तब ए में धारा। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिरोध 1 है उसमें धारा, तो I = क्या होगा, I × A+B डिवाइडेड बाय क्या है, A। तो ये कैसे आया, तो चलिए इसको समझते हैं।
चूंकि हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर डिनोट किया हूँ, V इक्वल आई आर होता है, V इक्वल आई आर होता है। ओके, तो हम लोग I इक्वल क्या लिख सकते हैं कि V डिवाइडेड बाय आर। ओके, क्योंकि हम लोग को क्या है धारा अर्थात I का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग I इक्वल V डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि यहाँ पर R क्या है गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा बटे में, तो I इक्वल V डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो यहाँ पर हमको V का वैल्यू दिया गया है, क्या इस क्वेश्चन में हमको नहीं दिए गए हैं, नहीं दिए गए, इस वजह से हमको पता है क्योंकि जो V का वैल्यू क्या होता है वह आई आर होता है, क्या होता है आई आर। तो I का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर I है, और यहाँ पर R का वैल्यू हमको क्या दिया गया तो वह E प्लस बी, क्योंकि ये क्या है प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध अर्थात क्या है E प्लस बी, इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर I इक्वल V डिवाइडेड बाय आर। तो I इक्वल क्या होता है V की जगह में यहाँ पर लिखा गया I गुणा E प्लस बी, आई आर को लिखा गया है, तथा डिवाइडेड बाय आर प्रतिरोध के लिए A का प्रतिरोध लिखा गया है। ओके, तो चलिए इसके वैल्यू को पुट करते हैं, इक्वल 10 गुणा 5x डिवाइडेड बाय x, चूंकि हमको I का वैल्यू फाइंड अर्थात दिया गया है 10 एम्पियर, तो 10 गुणा और E प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 5x डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू हमको दिया गया है 1x अर्थात x, तो x आपस में क्या होगा कैंसिल होगा, तो बचा क्या 10 गुणा 5 अर्थात 10 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 50 इक्वल आई का वैल्यू मिलेगा, तब ई में धारा आई का वैल्यू हमको कितना मिला 50 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो धारा का जो मान होता है उसको किसमें आई मीन जो धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है एम्पियर होता है, इस वजह से यहाँ पर एम्पियर लिखा गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार B में धारा आई बी इक्वल आई गुणे ई प्लस बी डिवाइडेड बाय बी, तो ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग E में धारा आई इक्वल करके लिखे थे, ठीक इसी प्रकार हम लोग आई बी के लिए निकालना है, तो आई गुणा ए प्लस बी किसको दर्शाता है, तो ए प्लस बी आर को प्रदर्शित करता है, और डिवाइडेड बाय बी ये किसको प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ओके, क्योंकि इसके पीछे क्योंकि हम लोगों को किसके लिए प्रतिरोध बी के लिए हमको ज्ञात करना है। ओके, तो अर्थात इसी प्रकार बी में धारा आई बी इक्वल आई गुणा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी, तो आई भी इक्वल होगा 10 गुणा 5x, 10 आई का मान है, ए प्लस बी 5x का मान है, आई मीन ए प्लस बी किसका मान है 5x, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 4x किसका मान है तो वो है b का। ओके, तो x आपस में कैंसिल हो गया, तो 10 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 50, और नीचे में क्या है 4, तो 50 डिवाइड बाय 4 एम्पियर, समीकरण नंबर 2। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि इन दोनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इन दोनों प्रतिरोधकों से बहने वाली धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ओके, तो इसको समानांतर क्रम में जोड़कर धारा का अनुपात ज्ञात करते हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं अर्थात भागित करते हैं, तो आई ए भागित आई बी। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यह आई ए का वैल्यू है और ये आई बी का वैल्यू, तो इक्वल हमको पता है कि आई ए का मान दिया गया 50 एम्पियर, तो 50 डिवाइडेड बाय और जो आई बी का मान है वह 50 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो यहाँ पर क्या है 4 नीचे में क्या है बटे में, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा गुणा में हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 गुणा 4 अर्थात 50 आपस में क्या हो गया कैंसिल होगा, तो बचे क्या 4, 4 एकम 4, तो आई ए डिवाइडेड बाय आई बी इक्वल क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 1, जो कि इसके नीचे में क्या है वो केवल 1 है, इस वजह से यह क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि आई ए सतत आई बी इक्वल 4 सतत 1 अर्थात आई ए एवं आई बी का अनुपात 4:1 है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किस प्रकार से बहने वाली धारा अर्थात दोनों प्रतिरोधकों से बहने वाली धारा का अनुपात ज्ञात किए। कितना मिला हमको आई ए अनुपात आई बी का अनुपात हमको 4:1 प्राप्त हुआ, यही हमारा क्या है आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।